हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा पहला, एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम, चौथा है आपका त्रिपुरा। ठीक, अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि नई परियोजना बनाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो समझ लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़े से फैक्ट, यानी कि विश्लेषण करते हैं अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में टोटल कुछ 8 राज्य आते हैं, जैसे 8 स्टेट आते हैं हमारे, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। तो पूर्वोत्तर भारत में कुल मिलाकर 8 राज्य आते हैं आपके, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। कुल मिला के 8 राज्यों की श्रेणी रखी गई है आपको, जिसमें से अगर हम सिक्किम को हटा देते हैं तो इतने जो आपके 7 जो स्टेट हैं, इन सभी को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। आइए देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहले आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था, अब आपका एक राज्य बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश अगर हम बात करते हैं 20 जनवरी 1972 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना था अरुणाचल प्रदेश, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिल गया है। यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश अब एक क्या है, राज्य। यानी कि 20 फरवरी 1987 से अरुणाचल प्रदेश एक भारत का एक राज्य बन गया है आपका। ओके, बात कर लेते हैं थोड़ी सी और अरुणाचल प्रदेश में मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम मैप को यहाँ से लेते हैं, आपको दिशाओं का ज्ञान हो ही चुका है। ये आपकी नॉर्थ है, ये आपकी साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, ये आपकी वेस्ट है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपकी दिशाएं हैं। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा किन 2 भारतीय राज्यों से लगती है, किन किन भारतीय राज्यों से लगती है, तो दक्षिण में लगेगी आपकी असम से, और हम पूर्व यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये आपकी नागालैंड से लगेगी। अब देख लेते हैं कि किन देशों से सीमा लगती है। तो पश्चिम की तरफ अगर हम आएंगे तो भूटान से सीमा लगेगी, अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो तिब्बत से सीमा लगेगी, और यहाँ पे जाएंगे तो म्यांमार से सीमा लगेगी। ओके, तो ये हमारी मैपिंग होगी। यानी कि भूटान से भी सीमा स्पर्श करता है अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से भी सीमा स्पर्श करता है। म्यांमार को पहले हम कहते थे बर्मा के नाम से जानते थे। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक पुल बनाया जा रहा है हाल ही में, जो आपकी चर्चा में भी रहा है। उस पुल का नाम है आपका सियोम पुल, जो भी हाल ही में चर्चा में भी रहा है यहाँ पे, सियोम पुल। ओके, तो आप समझ चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। और अरुणाचल प्रदेश का भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी कि 17 आपका जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में। सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व है कहीं पर तो आपका प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? 17 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और अगर और भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, ट्रोपेक्स क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास, भूमध्य सागर के किनारे पर तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री अभ्यास, उपयुक्त में कोई नहीं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा दक्षिण महासागर यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है। ओके, ये बात कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे। बात कर लेते हैं हिंद महासागर की। तो समझते हैं आपका हिंद महासागर। अगर हम बात करते हैं विश्व में जो महासागरों की संख्या है वो 5 है टोटल मिला के, जिसमें सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है आपका, सबसे बड़ा महासागर है। बात कर लेते हैं, इसमें एक सबसे बड़ा द्वीप भी है जिसको हम कहते हैं मेडागास्कर, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप अगर हिंद महासागर का कोई होगा तो वो मेडागास्कर है। और दूसरे अगर द्वीप की बात करेंगे, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है तो आपका श्रीलंका है। अगर हम भारत के मानचित्र की बात करें तो अगर हम यहाँ से ये डिसाइड करते हैं मानचित्र है भारत का, ओके, ये श्रीलंका है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका श्रीलंका है। तो भारत का दक्षिण जो हिस्सा है वो आपके हिंद महासागर से अटैच करता है, तो ये आपका हिंद ओशियन है। इसके पुराने नाम की बात करेंगे तो इसका रत्नाकर इसका पुराना नाम है हिंद महासागर का, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका मेडागास्कर है। अगर बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, इसको आश्वासन प्राप्त है आपके डेनमार्क का, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं डेनमार्क में स्थित है। बट अगर द्वीप की बात करेंगे तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, ये आपके आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यानी कि इसके एक किनारे पे आपका अटलांटिक महासागर होगा और दूसरे किनारे पे आपका आर्कटिक महासागर होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भोज आर्द्रभूमि किस भारतीय राज्य में है? असम, गुजरात, हरियाणा या मध्य प्रदेश? तो भोज आर्द्रभूमि जो है वो आपका असम हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो आंसर सही होगा हमारा मध्य प्रदेश, यानी कि भी सुर्खियों में रही है, आपकी चर्चा में रही है भोज आर्द्रभूमि। ओके, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं भोज आर्द्रभूमि, यानी कि हम आर्द्रभूमि की शुरुआत करते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम बनाते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इस वर्ष जो 2023 में जो थीम बनाई गई है, थीम 2023, तो 2023 में थीम बनाई गई है यानी कि वेटलैंड्स रेस्टोरेशन। ये 2023 की थीम है, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस की जो स्थापना करी गई थी वो 1971 में रामसर सम्मेलन के अकॉर्डिंग की गई थी। रामसर सम्मेलन के द्वारा की गई थी और एक कैस्पियन सागर के तट पर था। कैस्पियन सागर के तट पर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ। तो भारत आर्द्रभूमि के क्षेत्र में 1 फरवरी 1982 को शामिल किया गया, यानी कि भारत आर्द्रभूमि का हिस्सा 1 फरवरी 1982 से बना है।
ओके, तो बात कर लेते हैं कि आर्द्रभूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1971 में किया गया था रामसर सम्मेलन में। विश्व में आपकी कई आर्द्रभूमियां हैं, लेकिन हमें भारत की जानकारी होनी चाहिए पूरी तरह से। भारत में अमृत महोत्सव तक आपकी 75 भूमियों को संरक्षित कर दिया गया था आर्द्रभूमि में, जिसमें सबसे बड़ी भूमि आपकी सुंदरबन है। सुंदरबन आर्द्रभूमि जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में पड़ती है, वो आपकी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। और सबसे छोटी आर्द्रभूमि की बात करेंगे तो आपकी रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है आपके। तो सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है आपकी सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और सबसे छोटी आपकी रेणुका है जो आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ओके, बात करते हैं कि 75 आर्द्रभूमि यानी कि भारत कितने में शामिल हुआ। 1 फरवरी 1982 में भारत शामिल हुआ। 2023 की थीम यहाँ बनाई गई है। आर्द्र मतलब होता है भींगी हुई नमी। आर्द्र का अर्थ होता है, आर्द्र का अर्थ होता है पानी से भींगी हुई भूमि। पानी से भींगी हुई भूमि आर्द्र का मतलब होता है। आर्द्रता का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो नमी होता है। अगर नमी आर्द्रता मापी जो यंत्र होता है उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर, यानी कि जिससे हम आर्द्रता को मापते हैं, जिससे हम नमी को मापते हैं, उसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ओके, और ऐसे एक मीटर होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। इससे घनत्व का मापन कर सकते हैं, यानी कि इससे हम डेंसिटी का मापन करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम घनत्व का मापन करते हैं, हाइग्रोमीटर से हम नमी को मापते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके, प्रश्न है आपका, भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में सही कथन बताइए। आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसे इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्रालय के तहत अधीन है। तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, केवल ए, केवल बी, ए बी, ना तो ए ना तो बी। ओके, तो आपके दोनों ऑप्शन सही हैं इसमें, तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यानी कि जो हमारा आधार कार्ड होता है, अगर हम उसको ऊपर का हिस्सा देखें तो उस पर लिखा होता है UIDAI, जिसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको जो मंत्रालय इसके लिए जो बनाया गया है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रौद्योगिकी दिवस आपका 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रौद्योगिकी दिवस आपको 11 मई को बनाया जाता है। और ये जो आपका अधिनियम बनाया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था 22 जुलाई 2016 में। इस अधिनियम की घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन दिया गया था 22 जुलाई 2016 को, सॉरी 1916 नहीं 2016 को इसका डिक्लेरेशन दिया गया था। बात करते हैं 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को हम मलाला यूसुफजई डे के रूप में बनाते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की महिला हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई डे बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप की शुरुआत भी की गई थी अमेरिका के द्वारा। ओके, तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान की महिलाएं जो अमेरिका में रह के पढ़ाई कर रही हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत करी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति की शुरुआत किस देश ने की है, तो छात्रवृत्ति की शुरुआत आपकी अमेरिका ने की है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर है आपका उड़ीसा। ओके, तो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में आपके कहाँ किया गया, उड़ीसा में किया गया। ओके, बात करते हैं उड़ीसा में आयोजन किया गया। तो उड़ीसा का एक स्टेडियम है जिसे हम कहते हैं कलिंग स्टेडियम। उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। इसमें जीत दर्ज की है आपके
जर्मनी ने, और हराया है आपके बेल्जियम को, तो बेल्जियम को हराया है। अगर बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में हैं। ओके, तो पुरुष हॉकी विश्व कप की जो मेजबानी की गई है वो कहाँ की गई है? आपके उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में की गई है। ओके, अगला प्रश्न है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रीय संघ तुकदोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। ओके, दूसरा इसकी स्थापना या इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास विज्ञान व प्रौद्योगिकी है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई का बनाया जाता है आपका, तो ऑप्शन है आपका केवल एक सही है, केवल बी सही है कि ए व बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में कोई सही नहीं है। तो इसका आंसर अगर हम टिक करेंगे तो दोनों सही हैं आपके, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 108वां एडिशन था आपका, ठीक है। बट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ओके, तो आइए समझ लेते हैं विस्तृत से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जिसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं आईएनसी, जिसे हम टच कर सकते हैं आईएनसी से, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। यानी कि अगर हम आईएनसी की बात करेंगे तो आईएनसी की स्थापना 137 वर्ष समथिंग पहले की गई थी। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना करी गई थी बम्बई में, यानी कि जो वेन्यू था हमारा वो क्या था? बम्बई। बम्बई का एक विश्वविद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसके संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे साथ शामिल हुए थे ईओई ह्यूम। तो ईओई ह्यूम को आईएनसी का संस्थापक माना जाता है, यानी कहा जाता है ईओई ह्यूम को। ओके, लेकिन अगर पहले अधिवेशन की बात करेंगे तो टोटल मिला के 55 अधिवेशन हुए हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो पहले अधिवेशन की बात करेंगे तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल हुए। तो पहला अधिवेशन आपका 1885 में हुआ था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, यानी कि इनका विश्लेषण करना चाहूँगा। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय की अगर हम कोई बात करेंगे तो वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। बट किसी कारण से असफल हो गए और ये सफल नहीं हो पाए। तो सफल व्यक्ति जिनका नाम है आपके भारत के सबसे वायुवृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी आपके पहले ऐसे व्यक्ति थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में शामिल हुए थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को 3 बार सदस्य बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार सदस्य बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को। ओके, तो सबसे अधिक बार सदस्य बनने वाले व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी। और व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार 1885 में और दूसरी बार 1892 में। ओके, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में शामिल होने वाले दादा भाई नौरोजी, इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पढ़ाई की थी वो एल्फिस्टन कॉलेज में की थी, एल्फिस्टन कॉलेज में की थी। और ये फैक्ट की बात है कि जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी उसी कॉलेज में बाद में इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, लुइज इनसियो लूला दी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है गुआना, चौथा है आपका सूरीनाम। ठीक है, तो अगर सही आंसर की बात करेंगे तो आपका हो गया ब्राजील। ठीक है, बात कर लेते हैं ब्राजील की।
तो ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शामिल किया गया किनको? लुइज इनसियो लूला दी सिल्वा को राष्ट्रपति के रूप में शामिल किया गया है ब्राजील में। ओके, अगर हम ब्राजील की बात करेंगे तो ब्राजील में एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं अमेजन नदी। ब्राजील के साथ सीमा बना रही है। तो अमेजन नदी जैसे कोलंबिया हो गया आपका, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, ब्राजील आदि के साथ सीमा बना रही है। अगर आयतन के हिसाब से देखी जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है। अगर आयतन की दृष्टि से अगर हम इस नदी का विश्लेषण करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ओके, बट इसकी जो लंबाई है वो आपकी 6400 किलोमीटर है। अगर हम लंबाई के हिसाब से देखते हैं तो हमारी सबसे लंबी जो नदी है वो क्या है? नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ब्राजील होगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागर अम्लीकरण शब्द किन्हें संदर्भित करता है? प्रबल वृद्धि के लिए खतरा, समुद्री भोजन की आपूर्ति का प्रभाव, मानव स्वास्थ्य का प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो अम्लीकरण मतलब होता है क्षार का मतलब, तो ये सभी आपके महासागर के अम्लीकरण में सहयोगी होते हैं, तो आंसर होगा आपका डी। ठीक है, बात कर लेते हैं महासागर दिवस। तो महासागर दिवस हम मनाते हैं 8 जून को। ओके, चलते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 2023 में फिल्म महोत्सव के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? वर्ष 2023 में आयोजित बंबई में किया गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया, एससीओ की बात कर रहा है, एससीओ की बात कर रहा है। तो एससीओ का जो सम्मेलन हुआ था वो 2023 में हुआ था बंबई में। इसमें वर्ष 2022 में ईरान को शामिल किया गया था। ऑप्शन है ए बी सी, यानी कि ए और बी दोनों, ना तो पहला ना तो दूसरा। ओके, अगर हम विश्लेषण करेंगे इसका तो 2022 में नहीं, ईरान को 2023 में शामिल किया गया था। इसमें ईरान को 2023 में शामिल किया गया था। बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा? केवल ए, शंघाई सहयोग संगठन की बात अगर हम करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 2001 को। इसका जो मुख्यालय होगा आपका वो होगा आपका बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल कंट्री अभी वर्तमान समय में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 हो चुकी है। कुल सदस्य देशों की संख्या जो हो चुकी है वो हमारे 8 हो चुकी है। जैसे कुछ इसके संस्थापक सदस्य थे और कुछ इसमें बाद में क्या करेंगे? शामिल किए गए। जैसे 2023 में अभी हमने पढ़ा, 2023 में किसको शामिल किया गया? ईरान को शामिल किया गया। बात करते हैं 2017 में इसमें शामिल किया गया इंडिया और शामिल किया गया आपके पाकिस्तान को 2017 में। लेकिन 2005 से एससीओ के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा है आपका इंडिया, लेकिन पूर्ण सदस्य बना है आपका 2017 में। तो ये हमारे 3 देश हो गए। मैंने यही प्रश्न था हमारा कि ईरान को कब शामिल किया गया? तो ईरान को शामिल किया गया एससीओ में आपके 2023 में। ठीक है, बात कर लेते हैं और कौन से सदस्य हैं। तो सबसे पहले आपका चाइना, चाइना में ही इसका मुख्यालय है। उसके बाद में रसिया भी इसका सदस्य है, तजाकिस्तान इसका सदस्य है, किर्गिस्तान भी इसका सदस्य है। ओके, तो कुल मिलाकर सदस्यों की जो संख्या हो चुकी है वो हमारी कितनी हो चुकी है? 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा कजाकिस्तान, ये भी इसका वर्तमान समय में क्या है? सदस्य है। तो सदस्यों की टोटल संख्या है एससीओ की कितनी? आपके 8। ओके, तो टोटल संख्या है आपके 8। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? डरबन, वाशिंगटन, यूनाइटेड किंगडम।
हम इसको बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम या बीजिंग। तो इसका सही आंसर होगा आपका डरबन। ओके, अगर बात कर लेते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है आपका डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ये ब्रिक्स सम्मेलन का आपका 15वां एडिशन था, यानी कि 15वां संस्करण था। जो हमारा आयोजित हुआ था डरबन में। अगर हम थोड़ी सी बात महात्मा गांधी की करते हैं तो डरबन में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी थी, जो दक्षिण अफ्रीका में रहने के वक्त की थी, फिनिक्स फॉर्म। तो फिनिक्स फॉर्म जो है हमारा वो कहाँ स्थापित है? आपके डरबन में। ठीक, बात कर लेते हैं हम छोटे एक संगठन है यानी कि ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को पहले हम BRIC लिखते थे, लेकिन बाद में इसमें एस को शामिल कर दिया। तो एस का मतलब है आपके साउथ अफ्रीका, जिसे शामिल किया गया ब्रिक्स में 2010 में। और जो आपके 4 सदस्य यहाँ से बचते हैं, ये आपके संस्थापक सदस्य, यानी कि ब्रिक्स शब्द जो था, ये इतना शब्द जो है वो जिम ओ निल ने दिया था आपके, जिम ओ नील ने दिया था आपके ये शब्द को। अब 2010 में हमने इसको शामिल कर दिया, तो ये अब शब्द पूरा बन गया है ब्रिक्स आपका। तो ब्रिक्स यानी कि B से, R से, I से, C से। तो C से होता है चाइना, I से है आपका इंडिया, यानी कि इंडिया ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य भी रहा है। R से होगा आपका रसिया यानी कि रूस, और यहाँ से होगा आपका ब्राज़ील, ये होगा आपका ब्राज़ील। ओके, तो ये जो वर्तमान समय में जो एडिशन हुआ था, ये हुआ था 15 नंबर का एडिशन, और कहाँ हुआ? आपके दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो डरबन में गांधी जी ने एक फार्म भी बनाया था जब वहाँ पे रह रहे थे, तो इसका फार्म का नाम क्या था? फिनिक्स फॉर्म, यानी कि फिनिक्स फॉर्म गांधी जी ने उस वक्त भी बनाया था। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, बंद कर दी। शोर कैसा हो रहा था? नहीं